सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, अरे अजीब लड़की है, अब मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है इसे। शायद इतनी टेंशन है सबको, सबकी जान खतरे में है और मैडम घर से बाहर निकल गई बिना किसी को बताए। अरे मैं पूछ रहा हूं इतनी रात को इस समय कहां जाके आ रही हो तुम? रुकिए, मैं आकर बताती हूँ आपको। तुमने ना सच में मुझे पागल करके रखा है। पागल मैंने किया होगा, लेकिन आपसे थोड़ा कम। अब आप कृपया करके ऊपर आएंगे कि मैं पालकी भेजूं आपके लिए? मुझे देखकर मुंह बना रही हो? हाँ। आएंगे ऊपर अभी आप, प्लीज। आराधना, 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 किशन, 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 देखो ना आराधना को क्या हो गया, आंखें भी नहीं खोल रही अपनी। भैया खून तो नहीं निकल रहा, लेकिन अगर अंदरूनी चोट हुई तो जान को ज्यादा खतरा हो सकता है भैया। डॉक्टर को बुलाओ। जी भैया। हेलो डॉक्टर, भारद्वाज मेंशन में जल्दी से आइए प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। सब ठीक तो है ना? मतलब आराधना ठीक तो हो जाएगी ना, इससे होश तो आ जाएगा ना? अगर आप कहें तो इसे अस्पताल लेकर जाएं। साहब जी, अच्छा है इन्होंने आपको पहचान लिया है। आराधना, आराधना, ये डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए ना, ये दोबारा बेहोश क्यों हो गई है? आप फिक्र मत कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये अचानक ऐसे बेहोश क्यों हो गई है? शायद दिमाग में सूजन है जो आराम करने से भी ठीक हो जाती है। आप फिक्र मत कीजिए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए, मैं आपको दवाइयों के बारे में बता देता हूँ। अब वो होगा जो हम चाहते हैं। बात आराधना की जान पर आ गई तो माधव अब दिमाग से नहीं, दिल से सोचेगा। दादी, आराधना को आराम करने दो। अब किशन दवाइयां भिजवा देगा। मुझे माफ कर दीजिए मीना काकी, जो कुछ भी मुझसे हुआ बस अनजाने में और बचपने में हुआ, लेकिन उसकी सजा आराधना को नहीं मुझे मिलनी चाहिए। आराधना की क्या गलती है इसमें? आज तक उसको ना उसका औहदा मिल पाया इस घर में, ना प्यार मिली तो सिर्फ तकलीफ है। कितना कुछ सहते आ रही है वो उस घर में, लेकिन मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता।
नहीं देना चाहता। माधव, बेटा भगवान पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। साहब जी, आराधना, 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 यहाँ से लिया हुआ हर कदम तुम्हें सिर्फ मुश्किलों के अंधेरे में ही ले जाएगा। पर बेटा, तुम्हें कदम तो आगे बढ़ाना ही होगा। तुम्हें कोई एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। साहब जी, आराधना, आराधना, तुम ठीक हो ना? दर्द तो नहीं कर रहा ना? तुम्हारे सर पे चोट लगी थी ना? मैं पानी। आप फिक्र मत कीजिए साहब जी, मैं ठीक हूँ। वो बस गर्दन थोड़ी अकड़ गई है। मैं ठीक हूँ साहब जी, सब ठीक है। अब ज्यादा परेशान मत होइए। तुम सही कह रही हो आराधना, सब ठीक है और आगे भी ठीक ही रहेगा। साहब जी, अब तुम अच्छी तरह आराम कर पाओगी आराधना, ये जरूरी है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भैया? आप बिना हमसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे तो लगा था कि आप तांत्रिक बाबा की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। फैसला लेना तो दूर की बात है। जानता हूं कि ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है। ये फैसला मेरे लिए भी आसान नहीं है किशन, क्योंकि जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उससे कई ज्यादा मुझे हो रही है। लेकिन ये फैसला लेना बहुत जरूरी है। और मैंने सच में ये सोचा नहीं था कि ये फैसला मैं कभी लूंगा, लेकिन अगर इस फैसले से हमारा परिवार, हमारे बच्चे शाप से बच सकते हैं तो मेरे लिए यही सही है। मैं कोई चांस नहीं देना चाहता कृष्ण। दामिनी के बाद मैं आराधना को नहीं खो सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है किशन, जनाब, मैं अपने बच्चों को कुछ होने दूंगा, न अपने परिवार को। इसीलिए मैं अपना नाम, अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपना कुल, सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। क्या हम आपका परिवार नहीं? क्या मैं आपका भाई नहीं? क्या मेनका दीदी आपकी बहन नहीं? हमारे कोई मायने नहीं आपकी जिंदगी में? मैं जानता हूं भैया, कल रात को जो कुछ भी भाभी के साथ हुआ उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, इसीलिए आप दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हैं। लेकिन भैया, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था ना, आगे भी हम इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। दादी, आप जल्दी किसी और पंडित को बुलाइए और उनसे कोई उपाय करवाइए। आत्मा की शांति के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे।
लेकिन हम ऐसे हार नहीं मानेंगे दादी। मैं भैया को ऐसे ही सब कुछ त्यागने नहीं दूंगा। और भैया आप जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? क्या जवाब देंगे हम पूरे समाज और अपने रिश्तेदारों को? क्या कहेंगे उन्हें हम कि कल से आप भारद्वाज नहीं हैं, आपके नाम के पीछे पापा का नाम नहीं है? दादी, आप इस घर की बड़ी हैं, अपने ज्ञान और अपने अनुभव से आप भैया को सही रास्ता दिखा सकती हैं। प्लीज दादी, आप ही भैया को कुछ समझाइए। हम क्या बोले किशन, माधव हमारे बेटे का बड़ा बेटा है, हमारे लिए तो हमारे बड़े बेटे जैसा ही है, हमारा उत्तराधिकारी है, हमारा खून है। इसका जो भी फैसला होगा, हर फैसले में इसके हार तो हमारी ही है ना। इसीलिए इस मुश्किल फैसले का दारोमदार सिर्फ माधव पर ही है। आप ही कुछ बोलिए ना प्लीज। हाँ माधव, ये बहुत अहम फैसला है। ठंडे दिमाग से सोचना, थोड़ा सा वक्त लेना, उसके बाद एक सही फैसला लेना। नहीं साहब जी, कुछ नहीं सोचना आपको, आप ऐसा नहीं करेंगे, बात खत्म। आप मेरे और विनायक के डर से अपना सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। साहब जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मेरी बात मानिए और भूल जाइए उस बाबा की बातों को। वो बेल इधर उधर हो जाता तो आज तुम हमारे साथ नहीं होती आराधना। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें लगता है ये खतरा मैं दोबारा मोल लूंगा? दामिनी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ चांस नहीं ले सकता आराधना। प्लीज मेरी बात समझो। लेकिन मैंने फैसला ले लिया है आराधना, और मेरा फैसला किसी के लिए भी बदलने वाला नहीं है। अगर मेरे ये फैसले से मेरा परिवार सुरक्षित रह सकता है, मेरे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और प्लीज आप लोग भी मेरे फैसले में मेरा साथ दीजिए, प्लीज। क्या आप घर भी छोड़कर चले जाएंगे भैया? पहले पूजा तो हो जाने दो, और मैं इस प्रॉपर्टी से हट जाऊं, अपने कुल से हट जाऊं, अपना नाम हटा दूं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना। मेरा एक सवाल है, अगर आप इस जमीन जायदाद बिजनेस से अपना नाम हटाएंगे और विनायक का नाम ट्रस्ट से हटा देंगे, उसके बाद ये सब किसके नाम होगा? आप बिजनेस की जिम्मेदारी किसे देंगे? जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब देते हैं, वैसे आपके उत्तराधिकारी को ना जवाब देना होगा। कैसी बातें कर रहे हो वकील साहब आप? बड़े भैया के बाद किशन इस घर का उत्तराधिकारी है, तो ऑब्वियसली ये सब किशन का ही होगा ना। भैया, ना तो मुझे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए और ना ही बिजनेस की जिम्मेदारी। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो भैया, अगर पापा ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसके लायक थे। अगर बिजनेस डूब गया तो क्या होगा हमारे परिवार का, बच्चों का क्या होगा? नहीं भैया, मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो किशन? तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं चाहिए? मतलब आज नहीं तो कल ये सब तुम्हारा ही होगा ना? तुम्हें कभी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना किशन। भौरिया, हर बात में अपनी चोंच मारना जरूरी ना है, चुप रहो तुम। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें किशन कि तुम लायक नहीं हो? बात सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी या बिजनेस की नहीं है भैया। पापा के जाने के बाद आपने हमें संभाला, आपने हमें पापा जैसा प्यार दिया, इस घर को, मेनका दीदी को, आर्यन, शिवानी, सबको संभाला है। हम आपके बिना नहीं रह सकते भैया। बदल लीजिए अपना फैसला साहब जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने पूरे परिवार से दूर हो जाएं। दादी के पोते, किशन भैया और मेनका दीदी के भाई, विनायक के पापा, भले ही आपका चरित्र एक हो लेकिन किरदार तो अनेक है ना। और मैं इन सबको आपसे दूर करने की वजह नहीं बन सकती। मैंने अपना फैसला कर लिया है।
अरे ये बात तुम्हारी, ये तुम्हें लगता है कि तुम लायक नहीं हो किशन। हाँ मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे कंधों पे और बढ़ जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने कुछ सोचा है। हमने भी इसी उलझन से परेशान होकर तांत्रिक बाबा से बात करने की कोशिश की। उनसे पूछा कि अगर माधव को यह सब त्याग करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माधव अगर अपनी सारी जायदाद किसी औरत के नाम करता है तो इस श्राप का असर कम हो जाएगा, क्योंकि यह श्राप भी तो किसी औरत का ही दिया हुआ है। एक बेटे से बढ़कर अगर किसी ने इस घर को संभाला है तो वो है मेनका दीदी। और मेरा फैसला भी यही है, क्योंकि असल मायने में सबसे पहला हक तो आपका ही है ना दीदी। क्योंकि जितनी अच्छी तरह मेनका दीदी ने इस घर को संभाला है, उतनी बखूबी घर के साथ साथ बिजनेस को भी दीदी बहुत अच्छी तरह संभाल सकती हैं। और जितनी भी जिम्मेदारी हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से ये निभाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि एक घर के मुखिया की तरह परिवार को जोड़ कर रखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मेरे बाद किसी को इस घर का उत्तराधिकारी बनना चाहिए तो वो मेनका दीदी ही है। माधव, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, हम पर भरोसा किया, बस ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। क्या मेरा शक सही था? मेनका दीदी ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उन्हें ये जायदाद, ये पैसे, ये सब मिल सके। साहब जी आप कोई कुछ बोलो मत। और तांत्रिक बाबा ने क्या कहा था? बड़ी पूजा करनी है ना, तो ये पूजा कल ही होगी। आप एक काम कीजिए, बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर्स हैं, सारे पेपर की तैयारी कर दीजिए, कल ही इन्हें साइन किया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। और हाँ किशन, मीडिया को भी तुम बुला लो। मैं खुद मीडिया से कल ये कहूंगा कि मैं भारद्वाज नहीं और सब कुछ त्याग रहा हूं। और हमारे परिवार की उत्तराधिकारी मेनका दीदी रहेंगी। भाभी जी, आप मुझसे मिलने आई हैं?
अपनी गंदी जुबान से किसी भी रिश्ते का नाम मत लेना, क्योंकि ना ही आपको किसी भी रिश्ते की अहमियत पता है, ना ही उसकी मर्यादा। लगता है तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी जिंदगी का असली विलेन कौन है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अपनी चाल भी चल चुका है। तुम्हारी और भारद्वाज परिवार की बर्बादी को तुम्हारे दरवाजे तक ले आया है वो, इसीलिए तुम मेरे पास आई हो ना। सही कहा आपने, मेरा बस चलता तो मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं दिखती, लेकिन मजबूरी में मुझे आना पड़ा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन तो मेनका दीदी है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इन सलाखों के पीछे भेजा है कि इस पूरी दुनिया में आपके अलावा मेनका दीदी को कोई अच्छे से नहीं जानता। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेनका दीदी अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती है। सच सामने होने के बावजूद भी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपसे उनकी सच्चाई जानने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जितना नाराज हैं मेनका दीदी से, उसके बाद आप मुझसे उनकी सच्चाई तो छुपाएंगे नहीं। तो बताइए क्या है सच? मेरी पीठ पे वार किया उसने। अरे उससे बेहतर तो तुम्हारा वो पति माधव है। कम से कम जो भी उसने किया है वो छाती ठोक के किया है। दुश्मनी निभाई है तो सामने सामने निभाई है। लेकिन मेनका ने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी माफी तो उसे नहीं मिलेगी। उसका पर्दाफाश करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं।